नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमर साथ। और आज बात छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के नए कानून को लेकर और उस पर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ में गौवंश का परिवहन करने वालों के कथित मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बीच अब प्रदेश सरकार ने साल 2004 के छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम में चौथी बार परिवर्तन किया है। 20 साल पुराने कानून के कुछ नियमों में कड़े बदलाव किए गए हैं। अब पशुवध, मांस रखने या अवैध तरीके से गौवंश के परिवहन पर 7 साल की सजा या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, जिसके सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में गौवंश या दुधारू पशु के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा, गाड़ी पर फ्लेक्स चिपकाना होगा और इसी तरह पशुओं का परिवहन जिस तरह से हो रहा है उस अवैध परिवहन होने वाली गाड़ी को जब्त किया जाएगा। इस तरह के काम से जो भी पैसा कमाया गया है या संपत्ति बनाई गई है उसे कुर्क किया जाएगा। लाइसेंस के लिए नोडल अधिकारी तय किए जाएंगे और इनके नंबर हर थाने में सार्वजनिक जगहों पर दिए जाएंगे ताकि अवैध परिवहन की जानकारी लोग दे सके। नए नियमों के मुताबिक गौवंश का अवैध परिवहन गैर जमानती अपराध होगा। इसमें गाड़ी राजसात कर ली जाएगी, साथ ही वाहन मालिक पर भी कार्रवाई होगी। ढिलाई बरती गई तो पुलिस अफसरों पर भी कठोर कार्रवाई होगी। जहां से मवेशी का परिवहन शुरू हुआ और जहां गाड़ी जब्त की गई उसके बीच में पड़ने वाले जिलों के एसपी और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नेगेटिव टिप लिखी जाएगी, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस खराब कर दी जाएगी। ऐसा 5 बार से ज्यादा होता है तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। यदि इस तरह के मामले में शिथिलता पाई जाती है तो पुलिसकर्मी पर और कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना खुद का गौवंश ले जाना भी उतना आसान नहीं होगा। कानून में संशोधन को भाजपा ने जहां राहत भरा बताया तो वही कांग्रेस ने इसे नई बोतल में पुरानी शराब बताकर टाल दिया। इन सबके बीच में बुनियादी सवाल यह है कि क्या गौवंश का परिवहन कठिन बनाने से गौमांस की तस्करी और दुधारू पशुओं का वध रुक जाएगा? इस बात पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ है बयान। इन्हें हर चीज में इस प्रकार की बात नजर आती है। 5 साल में उन्होंने जो कुछ किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। इनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे और सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रहा था, उसी नज़रिया से वो देखते हैं। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये एसओपी जारी हुआ है। कठोर से कठोर कार्यवाही गौ तस्करी के मामले में की जाएगी। उसमें कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार अलग अलग समय में संशोधन लाए गए थे। पशु अत्याचार अधिनियम और पशु कृषक परिरक्षण, ये पहले से ही कानून बने हुए हैं। 2004 में भी इसमें कुछ संशोधन हुए, 2014 में भी हुए, 17 में भी हुए, 2019 में भी संशोधन हुए हैं। समय समय पर संशोधन होते रहे और ये सजा का प्रावधान और जो आर्थिक दंड है उसका जो प्रावधान है, ये भी कोई नया प्रावधान नहीं किया इन्होंने। ये भी सब पुराने पहले से ही लागू है। इस पर इनकी 15 साल तक सरकार थी, इन लोगों ने क्यों क्रियान्वयन क्यों नहीं किया इस पर? तो ये उसी को आज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुरानी बोतल में नई शराब वाली, ये वही किस्सा है। पहले से ही कानून लागू है यहाँ पर। तो ठीक है, तो जहां बीजेपी इसे एक सफल कानून बता रही है तो वही कांग्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी सेफ खेल रही है और इसे पुरानी बोतल में नई शराब बता रही है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। ये जो तब्दीलियां की गई हैं, संशोधन किए गए, नए कानून नहीं संशोधन किए गए हैं, ये कितने प्रभावी साबित होंगे, ये कितने व्यवहारिक हैं और जो मूल मुद्दा है पशु तस्करी का, ये इसे रोकने में कितना सफल होंगे, यही जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर किरण बघेल, कांग्रेस से संदीप दुबे, मनीष वोरा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले किरण जी आपके पास आऊँगा। आपकी सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं, कड़े संशोधन, 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना, उसके ऊपर कुर्की की कार्रवाई, तमाम तरह के कुछ प्रावधान जो है इसमें किए गए हैं। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि क्या अप्रोच है गवर्नमेंट का इन तब्दीलियों को लेकर और किस तरह से सरकार सोचती है कि ये जो नई जो तब्दीलियां की गई हैं ये तस्करी पर रोक लगाने में सफल होंगे? देखिए अभिषेक जी, ये जो संशोधन लाए गए हैं, सख्त कानून लाए गए हैं, तो निश्चित रूप में ये संदेश देता है कि अब भाजपा की सरकार फिर से आ गई है और जो गौ तस्करी पे है उस पे न सिर्फ लगाम लगेगी बल्कि गौवंश की हत्या या बिक्री पर भी रोक लगेगी। साथ ही साथ इसे इस तरह से कानून को सख्त किया गया है कि थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अध्यक्ष के, आपने जो बताया ना कि सीआर पे भी असर पड़ेगा, उस पे भी उनके सीआर पे असर पड़ेगा, उन पे लिखा भी जाएगा उनके कार्यकाल में क्या हुआ है।
तो निश्चित तौर पे ये एक चेंज लाया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। ये निश्चित एक बहुत बड़ा संदेश है कि अब ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं नहीं, चलेगी। और आप कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई है तो पिछले तस्करी पर 5 रोक साल लग में जो गौ जाएगी। तस्करी आज ही हुई की है। खबर बता रहा हूँ, रायपुर में 6 लोग पकड़ाए हैं गौ मांस के साथ। जी पकड़ाए हैं अभिषेक जी, यही दिखा रहे हैं कि कैसे कार्रवाई हो रही है। जो पहले इनकी सेटिंग रहती थी, पिछले कार्यकाल की बात करूं तो इतने धड़ल्ले से गौ तस्करी हुई है, चरम उत्तर पे रही प्रदेश में हमारे आपकी छत्तीसगढ़ में। 10 साल होने कहीं जा ना रहा है कहीं आपकी सरकार setting को, हुआ वहां था। अभी भी गौ तस्करी हो रही है। राजस्थान में आपकी सरकार थी, उसके बाद गई और अब फिर से है, वहां भी गौ तस्करी हो रही है। अभिषेक जी पहले तो हम उत्तर छत्तीसगढ़ की पूर्व के बात राज्यों में करें, आपकी सरकार है, वहां पर छत्तीसगढ़ की अभी भी बात गौ करें तस्करी तो हो रही है और वहां तो गौ मांस खाया जाता है। देखिए कमी तो आई है, कमी तो आई है। और हमारी सरकार में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है कोई सरकार में नहीं होती। तो जितने मुझे लगता है नियम अधिनियम लाए गए हैं, कानून बनाए गए, तो निश्चित तौर पे ये भय पैदा करेगा गौ तस्करियों पर करने वालों पर, और जो इस पे इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं उनके मन में भय आएगा और निश्चित तौर पे इस पे कमी आएगी, कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। और जो रिकॉर्ड तस्करी हुई पिछले 5 साल में, मुझे लगता है इसका भी एक अकाउंटेबिलिटी कोई रहेगी। प्रमाणित आंकड़े हैं कि निश्चित तौर कितनी पे- तस्करी हुई है कांग्रेस की सरकार में और कितनी हुई है देखिए बीते अभी- 15 साल की रमन जी सरकार में? बिल्कुल। देखिए अभी धनेंद्र साहू जी कह रहे थे वही ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो इनके समय में थी नियम, लेकिन सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। पिछले 5 साल की बात करूं तो मैं अभिषेक जी, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड रहा है कि जब ये सिग्नल से जाते थे या कहीं भी जो टोल से जाते थे, कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी, कोई लिखा पढ़ी कोई पूछताछ नहीं किए जाते थे। तो निश्चित तौर पे सरकार का संरक्षण रहा है और निश्चित तौर पे और सरकार आज भी अगर हम तान-बान से ही देखें तो हमें आज भी अगर हम टोल नाकों पे जाके देखें, चौराहों पर देखें, आवारा मवेशी मिल जाते हैं जिनसे टकराकर लोगों की जान चली जाती है। वो भूखे प्यासे दिन भर बैठे रहते, उनका संरक्षण नहीं होता। गौशाला है तो सही, लेकिन गौशाला की इतनी क्षमता नहीं है कि उन आवारा मवेशियों को संरक्षण दे सके। पशुपालक जब उनसे दूध निकलना बंद हो जाता है तो उन पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, जो किसानों के खेतों में मिल जाते हैं, फिर वो किसान उसे स्कूल में बंद कर देते हैं। ये घटनाएं आपके छत्तीसगढ़ राज्य की मैं आपको बता रहा हूँ, ये हालात है। अभिषेक जी, इसके लिए भी कांजी हाउस बनाया गया है, वो ये भी कहीं ना कहीं हमारे भाजपा ये आप काल भी की- जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भाजपा काल- कितनी बड़ी संख्या में ऐसे आवारा मवेशी हैं जो आज के टाइम पे एक बड़ी चुनौती बन गए। लेकिन उससे पहले मैं संदीप दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी आसानी से आपने खारिज कर दिया जो नए प्रावधान किए गए हैं, कड़े कानून बनाए गए। अब तो पुलिस के लिए भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी है कि भैया तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब कर देंगे, रैंक आगे नहीं बढ़ेगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मैं अभी अरुण साहू जी का वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बताया कि एसओपी में चेंज किया गया है। एसओपी जो है पुलिस विभाग द्वारा जारी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कानून का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर एसओपी में चेंज किए हैं तो वो अलग विषय है। बहरहाल जो भी इनसे छन के आ रही है, कानून में और परिवर्तन करके उसको और कड़ाई से पालन करने की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिसिंग व्यवस्था सही होना चाहिए। हम तो कोई भी जो है संशोधन ये कर रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साहू जी सीनियर जो हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कानून है उसमें थोड़ा परिवर्तन किए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पर आरोप कांग्रेस पे ये लग रहा है कि आप सीरियस नहीं थे जब आपकी सरकार थी, तब इन मसलों को लेकर। आपके पास आंकड़े हैं, उसके बाद रमन सिंह सरकार के भी आंकड़े हैं। हमारे 2 साल को कम से कम कटौती किया जाना चाहिए। जब कोरोना से लोग जो है मर रहे थे, पूरा देश पूरा विश्व प्रभावित था। इनकी 8 महीने सरकार की औसत तुलना आप देखेंगे तो हमारी सरकार इसमें बेहतर काम की, गोठानों में काम की, गाय रखने का काम की। जब तक उनका व्यवस्था नहीं होगा तब तक इस प्रकार की तस्करी होते रहेगी। अभी जैसे मान लिया जाए हाईकोर्ट के आदेश से ही गाय को जो है रोड से हटाना है और कोई ट्रक और कोई मेटाडोर आके हटाएगी तो कौन उसको रोकने वाला है? वो बोलेंगे कि नहीं, हम तो नगर पालिका से, नगर पंचायत से हटा रहे हैं ऐसी गाड़ी से। अब रही बात, आपको मैं बता दूं, इनका ऑब्जेक्ट है हम कांग्रेस पे आरोप लगाने के लिए संशोधन करना। तुष्टीकरण के नाम से हमारे ऊपर आरोप लगाई जाती है। तो तुष्टीकरण के नाम से ये पुलिसिंग को छोड़ के जिस प्रकार से 3 लोगों की हत्या रायपुर में कर दी गई, क्या ये सही था? आप बताइए, आपको ही मालूम होगा। लेकिन हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगता है इस मसले को लेकर कि ना आप एग्रेसिवली इस पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े अनकंफर्टेबल नजर आते हैं। देखिए आप सिर्फ पशु कानून के बारे में बात मत करिए। आईपीसी में ऑलरेडी पहले से ये व्यवस्था है
ये तो एक्सटेंडेड नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ अधिनियम 4, 5, 6 जो है उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उन अधिनियमों में जो सजा का प्रावधान था उसको और कड़ा कर दिया गया है। जो आप बात बोल बढ़ा रहे दिया हैं गया, हम स्वागत करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिसिंग सही होना चाहिए, आप पुलिसिंग व्यवस्था सही रखिए। आप जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिए हैं मार काट करने, हत्या करने के लिए, ये तो कोई कानून नहीं कहता। दूसरी बात, पूरे देश में सबसे बड़ा मांस निर्यातक गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। आपको मालूम होगा कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड में 526 करोड़ रुपए बीजेपी को मांस निर्यातक ने दिया है। तो ये एक तरफ हमको बताते हैं तुष्टीकरण के, और जिनसे चंदा ले रहे हैं वो खुद भी जो है गौ मांस निर्यातक, देश के सबसे बड़े गौ माने मांस निर्यातक लोग हैं। और आपको मैं बता दूं कि इनकी जो माने हमेशा से कोई भी ये काम करेंगे उसमें ऐसे बात डालेंगे इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात हो, और ये वही करना चाहते हैं। उस पे जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं मनीष वोरा जी आपसे आना चाहता हूं। मैं जब इस टॉपिक को लेकर पढ़ रहा था तो मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इतने लंबे समय में गौ तस्करी के मामले में कितनी सजाएं हुई। और विश्वास मानिए मुझे, मतलब इतने सारी सर्चिंग के बाद लगभग 1 घंटे तक मैंने सर्च किया, मुझे मुश्किल से सिर्फ 3 मामले मिले, और उसमें भी एक में जुर्माना लगा के छोड़ दिया, एक में 1 साल की सजा मिली। इस तरह की सजा के एक गुजरात की घटना है और एक महाराष्ट्र की घटना है, उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिला। तो मेरा वही सवाल है कि कानून तो सभी राज्यों में कड़े बना दिए गए हैं, लेकिन इन कानून का हासिल क्या है, और क्या ये जो प्रावधान अब किए गए हैं मनीष जी, क्या आपको ये प्रैक्टिकल लगते हैं? देखिए, इसी चीज से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। कानून बना देने के बाद कानून का पालन होना और इसका पालन करवाना, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। नियम कानून को बना दिए जाते हैं और उसका पालन प्रॉपर नहीं हो रहा। जैसे कि आप आंकड़ों के हिसाब से बता भी रहे थे कि 2 या 3 लोगों को अधिकतम सजा हुई है और उसमें भी किसी को जुर्माना हुआ है। तो ये जो स्थिति है निश्चित रूप से चिंताजनक है। और यदि ये देखा जाए तो देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है कि गौ तस्करी को लेकर के मॉब लिंचिंग होती है, लोगों की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की घटना हुई थी और उसमें भी लोगों को पकड़ा गया था। तो पकड़ा गया थी, उसको जब पकड़ा गया तो उसके बाद बड़ा मुझे लगता है कम से कम 7-8 घंटे का एक आंदोलन चक्का जाम वहां पर किया गया था। बहुत सारे वहां पर आकर के प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने जो मांग हत्या हुई थी उस हत्या लगातार कर रहे थे और आखिर में जाकर के सरकार के साथ समझौता और अपना आंदोलन खत्म किया। तो लंबा आंदोलन चला था और शहर आंदोलन चला था जिसमें तमाम संगठन वहां पर इकट्ठा हुए। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है जिसमें आप कहीं पर भी किसी भी कानून में कहीं कोई भी घटना घटेगी उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई कानून आवाज थोड़ी मफल हो रही है मनीष जी, आपकी आवाज थोड़ी मफल हो रही है। मैं चाहूंगा आप एक बार डिवाइस थोड़ा सा देख लीजिए, आवाज आपकी थोड़ी सी हेवी आ रही है। मैं आपके पास लौटूंगा, टीम भी देख रही है उसको किस तरह करना है। इस बीच में आपके पास समझो किरण जी, जो प्रावधान किए गए हैं इसमें आपने जो है गैर जमानती होगा, आपने ये कहा, आपने कानून कड़े कर दिया। आपने कहा कि आप पुलिस कर्मियों पे भी कार्रवाई होगी अगर वो नियमों का पालन सही से नहीं करते हैं। फ्लैक्स लगाए जाएंगे गाड़ियों में और अनुमति लेनी होगी ट्रांजिट के लिए। ये सारे नियम आपने बना दिए। मेरा ये सवाल है कि जो लोग लेजिटिमेट हैं, मतलब पशु मंडी से अगर कोई व्यक्ति मवेशी खरीद रहा है, एक छोटा सा पशुपालक है, जाहिर तौर पर इतनी सारी चीज़ें, फ्लैक्स, ट्रांजिट जो है की पर्ची हो, ये सब तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो साधारण सा पशुपालक है, अपने छोटे से ऑटो या ट्रैक्टर में जो है वो मवेशी को लाएगा अपने घर पे। तो क्या इस बात को दिमाग में ध्यान में रखा गया है कि इसे किस तरह से आप फंक्शन करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लगता है अगर कार्रवाई करनी है, अगर नियम सख्त लागू करने हैं तो निश्चित तौर पे जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जो फ्लैक्स की बात की जा रही है इसमें बहुत बड़ी कोई फॉर्मेलिटीज होगी। तो निश्चित तौर पे अगर पशुपालक है तो उसके लिए छोटे मोटे कुछ भी व्यवधान जो नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर फ्लैक्स वाले गाड़ियों की बात करूं तो सबसे ज्यादा लॉजिस्टिकल ट्रक्स जो लंबी रूट के होते हैं उन्हीं में आपको दिखते हैं, या फिर आप पेट्रोल टैंक्स में दिखते हैं क्योंकि वह जलनशील होते हैं, या फिर दूध डेयरी के ट्रक्स में दिखते हैं जो रेगुलर ऑपरेट होते हैं। लेकिन पशुपालक हर दिन तो पशु खरीदने निकलता नहीं है, वो कभी कभार ही निकलेगा।
तो वो एक बार निकलने के लिए आपको लगता है कि इतनी सारे झंझट पालने वाला है, वो भी एक मवेशी को लाने के लिए? मेरा ये सवाल है आपसे। अभिषेक जी, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि छोटा पशुपालक, तो छोटा पशुपालक तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत बड़ी हैवी ट्रक या बड़े व्हीकल की जरूरत पड़े जिसपे उस पे कार्रवाई हो। तो मुझे लगता है अगर छोटा पशुपालक है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी छोटी होंगी, और छोटे से उसमें एक या दो जो छोटे से पिकअप, जो छोटे वाहन में ले आ सकता है, जिसपे मुझे लगता है हो सकता है गाड़ियों को लेकर कुछ नियम जो बारीकियां हैं वो आगे जाके हमको पता चले। तो मुझे लगता है अगर छोटा पशुपालक है मैं आपका तो जो उसके लिए बहुत ऑफिशियल बड़े- डॉक्यूमेंट है मैं वही पढ़ रहा था, मैं यही चीज सोच रहा था कि किस तरह से पुलिस डिफरेंशिएट करेगी, क्योंकि प्रावधान तो आपने कर दिया, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो मान लिया जाएगा कि आप अवैध रूप से जो है परिवहन कर रहे हैं। वही मुझे लग रहा है कि शायद मैंने तो कानून वाला कॉपी अभिषेक जी पढ़ा नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये शायद अगर बाहर आएंगे चीजें या छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं जो आप बोल रहे हैं या फॉर्मेलिटीज पे व्याख्यान आएंगे, तो निश्चित तौर पे हमें सरकार कुछ इस पे कुछ एक्शन जरूर लेगी, जिससे छोटे पशुपालक को या जो सचमुच अपने पशु को वहन कर रहे हैं तो उस पे उनको किसी समस्या का एक जो बात वो संदीप करना जी ना कह रहे पड़े, थे सामना ना तुष्टीकरण करना की, पड़े। उस पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि आपने कड़े कानून बनाए हैं तस्करों के लिए, कड़े कानून बनाए हैं जो उन तस्करों से मास्क खरीदेंगे, रखेंगे या फिर मास्क का वितरण करेंगे उनके लिए। पुलिस के लिए भी आपने बना दिया कि अगर वो इनको लेकर लापरवाही करते तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आपने ये भी प्रावधान इसमें किया है कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि में पाया जाता है और उससे जो कमाई होती है उसमें भी जो है संपत्ति राजसात कर ली जाएगी, कुर्क कर ली जाएगी। तो क्या उसमें उस पशुपालक को भी सजा दी जाएगी जिसने बेचा है अपना मवेशी इन तस्करों को? क्या उसकी भी निश्चित तौर पे संपत्ति क्लियर कुर्क है होगी? कि जो भी इस कार्यवाही में संलिप्तता जिसकी भी पाई जाएगी, चाहे वो पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी हो या बेचने और लेने में जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पे उस पर भी होगी। और चूंकि कभी कभी क्योंकि होता था पूरे कि डॉक्यूमेंट में मामला मैंने हटा एक भी देती है जगह सरकार। पर पशुपालक का जिक्र नहीं देखा। क्योंकि जो व्यक्ति, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपको बेसिक बताता हूं और आई थिंक आप लोग जानते हैं ये चीज कि होता ये है कि जो पशुपालक है वो दुधारू पशु जब तक दूध दे रहा है तो ठीक है, उसके बाद उसे बेच देते हैं। और मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जी, ग्रामीण इसके लिए- क्षेत्रों में। इसके लिए पशुपालक अभिषेक उन्हें जी, बेच देते awareness- हैं, उससे उनकी कमाई भी हो जाती है, वो जो पशु रहता है उसको खिलाने पिलाने का खर्चा भी बच जाता है, और यहाँ से शुरू होती है तस्करी। तो मेरा वही सवाल है कि अगर आप संपत्ति राजसात करने वाले हैं, तस्कर की भी करेंगे, बेचने वाले की भी करेंगे, तो क्या पशुपालक को भी करेंगे? क्योंकि इस रिकॉर्ड में तो ऐसा कोई मेंशन अभिषेक नहीं जी, है। इसके लिए तो कांजी हाउस और जो अभी योजना बहुत सारी आ रही है गौवंश को लेकर, वो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे, जी वही मैं बता रही क्योंकि हूँ, अगर आपने वो लायक कहा ना नहीं रहा है, कि दुधारू कांग्रेस जो गाय है संवेदनशील रहा नहीं है, तो मुझे तो ये लगता है कि उनकी सरकार ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और या तो फिर मैं ये मान सकता हूं कि तमाम राजनीतिक दल पशुपालकों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इट्स एन अनरिटन ट्रूथ आई गेस। नहीं, बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, इनके समय में कानून बने लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। इम्प्लीमेंटेशन, अभी मनीष जी भी बोल रहे थे कि कानून बनाना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन की बात होती। तो कानून इनके समय में हुए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और कहीं ना कहीं साठगांठ रही, संरक्षण रहा सरकार का कि गौ तस्करी हो या मांस बिक्री धड़ल्ले से हुई। और रही बात अभी आरंग की घटना की बात करें तो वो हत्या नहीं थी, वो आत्महत्या थी। वहां लड़के खुद ही कूद किरण के जी, उसमें पुलिस प्रशासन मैं फिर या- से वही दोहराना चाहूंगा, एसआईटी की जांच में क्या निकल के सामने आया आपको पता है? क्योंकि अब आपने बोला कि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कानून का नहीं पढ़ा है जो भी आया है, तो एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई तो आपने कैसे तय कर लिया कि वो आत्महत्या है? नहीं, बिल्कुल जितनी चीजें भी बाहर आई हैं अभिषेक जी, जितना मैं, क्योंकि मैं खुद भी आरंग से जो चीज आना जाना है, तो ठीक जितना है। संदीप जी आपके पास आऊंगा कि वैसे तो आपने कहा कि हमने क्योंकि जाहिर सी बात है यूटिलिटी एक बड़ा इशू है कि पहले के समय में होता यह था कि जो मवेशी है, चाहे गाय हो बैल हो, सिर्फ दूध ही एक जरिए नहीं था, उसके बाद खेत में हल चलाने का भी काम होता था, दूसरे अन्य कामों में भी जो है उनकी उपयोगिता थी। समय के साथ टेक्नोलॉजी आ गई, उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, जिसका नतीजा आज ये है कि हम सड़कों पर ढेर सारे मवेशी आवारा घूमते हुए देख रहे हैं। गोधन न्याय योजना आप लाए, उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बहुत संगीन आरोप लगे हैं कि जितने तो गोबर नहीं है उससे ज्यादा पैसा आपने बांट दिया अपनी सरकार में। अब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार लाई है, जैसे पीएससी में इन्होंने कह दिया 8 लोगों के ऊपर आरोप लगा के रिश्तेदार थे, जबकि 15 साल में रमन सरकार में भी यही हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रिश्तेदार एग्जाम नहीं दे सकता और वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता। ये बिफोर जो है इंक्वायरी ये अपना डिसीजन दे देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा। जबकि आज देश का वातावरण आप देख रहे हैं
नीट से लेके सारे चीज में जो मैं फिलहाल अभी पशुपालन वाले टॉपिक पे रहना चाहूंगा संदीप जी। अब इसमें मैं खुद भी बीजेपी से सवाल करता हूं कि आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि एक दो गाय लेके अगर मान लो कोई बाजार से खरीद के अपने गांव ले जा रहा है, उस बीच में अगर वो हिंदू हुआ तब क्या होगा, अगर वो ले जाने वाला मुस्लिम होगा तो क्या होगा? क्योंकि ये तो बजरंग दल तय करेगा ना इनका। अगर हिंदू होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, मुस्लिम होगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये कानून सिर्फ नहीं, लेकिन संदीप जी आपके कार्यकाल में भी, आपकी सरकार के कार्यकाल में भी ऐसी हालात रहे, इस तरह की घटना होती रही। विश्व हिंदू परिषद कभी धरने पे बैठ गया, कभी बजरंग दल धरने पे बैठ गया, कभी पुलिस उनका साथ नहीं दे रही, मवेशियों की तस्करी पर रोक नहीं लग पाई। और जो सवाल मैं किरण जी से मैंने पूछा पशुपालकों को लेकर कि उनको क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी में नहीं लिया जाता, तो उसको लेकर तो आपने भी कोई प्रावधान नहीं किया। और ये सिर्फ तस्करी का मामला नहीं है, जो मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, उन्हें भूखा मारते हैं गौशाला में, उनको लेकर कितनी कार्रवाई हुई पशुपालकों में आपकी सरकार में? देखिए, आपको याद होगा जब रमन सिंह सरकार थी तो इन लोगों ने इनके जो कार्यकर्ता ही कई जगह इसका गौशाला खोले हुए, उस गौशाला का ये हालत था कि 70-70, 80-80 गौवंश जो है माने भूखों मर गए। तखतपुर में स्कूल में बंद कर दिया गया था, ये हालत थी। तो ये हालत छत्तीसगढ़ में अभी 5 साल में नहीं आया। सरकार ने उसके लिए बहुत संवेदनशील तरीका से पशुपालन, कृषि से संबंधित जितने काम उसमें काम किया है। काम करने का आगे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस नियम में संशोधन हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लक्ष्य बनाकर किया गया है। प्रॉपर पुलिसिंग ये करके बता दे। और जो मेरा प्रश्न है कि अगर मुस्लिम ले जाएगा तो क्या होगा, हिंदू ले जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं। मनीष जी, क्या लगता है, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कार्यकाल देखा, क्या गौ तस्करी पे रोक लग पाई है? किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, चलिए यही बता दीजिए। देखिए, इसको सीधे तौर पे आपने दो चीजें कही कि क्या गौ तस्करी पर रोक लग पाई है। तो गौ तस्करी पर रोक लगने की जहां तक बात है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि गौ तस्करी हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन आइडेंटिफाई करेगा? क्या वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो लोगों को रोक करके, घेर करके और उनके साथ में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसमें लोगों की हत्या कर दी जाती है? या सरकार तय करेगी या देश का कानून जो है वो तय करेगा? जब तक ये तय करने के लिए जैसे कहा ना, पूरा जांच हुआ नहीं और आपने पहले परिणाम के बारे में पूछा, तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि कौन तय करेगा कि तस्करी हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मेरे सामने की एक घटना है। एक महिला जो है वो डॉक्टर है और वो अपने यहाँ कम से कम 10-12 बाहर के गाय या पशु होते हैं उनको ला करके रखती है और उनकी देखभाल करती है। उसके पास कम से कम 40 से 50 ऐसी गाय है, वो अपनी खुद की जगह पर करती है। और उसके आसपास के लोगों ने और जब इसके पर ऑपरेशन किया तो गाय के पास गायों को कहीं और गौशाला में देना चाह रही थी। मैं कैसे करके जाऊँ, जाऊंगी तो पकड़ देंगे, उनको मार डालेंगे। ये स्थिति है, ये दहशत का जो वातावरण बना हुआ है, इससे बचने की आवश्यकता है। कानून आपने बनाया, स्वागत है, कानून के तहत कार्रवाई हो और पहले तय हो तो तस्करी हो रही है तो वास्तव में जैसे आपको पशुपालक है गाय देता है तो उसको कारण तो उसके खिलाफ की घटनाएं होती है। इससे ऐसे आप बच सकते हो। उस कानून का पालन आप कानून के दायरे में रहकर जाए और किसी की हत्या करके ये जायज नहीं। कानून को अपने हाथ में लेना या हिंसा करना ये कतई जायज नहीं है। ठीक, निश्चित रूप से, क्योंकि ये अगर मामला अगर पशुओं को संरक्षित करने का है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, पहली प्राथमिकता में पशु होने चाहिए। खैर, अब समय इजाज़त नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नए कड़े कानून निश्चित रूप से बनाए गए हैं। अब ये बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के लिए इन्हें ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों पर। अगर छत्तीसगढ़ के ही 2019 के आंकड़े देखें तो लगभग 1 करोड़ गाय और बैल हैं और 12 लाख के करीब जो है वो भैंस इस वक्त, मतलब 19 के आंकड़ा और अब 5 साल बीत चुके हैं, अब नए आंकड़े इससे कई ज़्यादा होंगे। और आवारा पशुओं की संख्या एक बड़ी चुनौती न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि तमाम राज्यों में बनती नजर आ रही है, जिसको लेकर अभी तक कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन कोई भी सरकार नहीं निकल पाई है, जिस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।